नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, यानी दहेज निषेध अधिनियम 1961। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से हम क्या समझते हैं वो देखते हैं। कुछ केसेस हमारे समाज में आ ही जाते हैं। दहेज प्रथा, दहेज अधिनियम एक्ट के तहत ही हमारे देश में क्राइम है, लेकिन फिर भी लोग इसको प्रमोट करते हैं और इसको फॉलो करते हैं। फिर भी लोग दहेज लेते हैं शादियों में, फिर भी नहीं मानते हैं। हरामी लोग हैं साले। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। कुछ लेटेस्ट केसेस देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड। महेंद्रगढ़ का केस है, एक जींद का केस है। ये सारे 1 नवंबर से लेके 4 नवंबर के बीच के केसेस हैं। तो चलिए देखते हैं। महेंद्रगढ़ हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है और जींद भी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है। महेंद्रगढ़ का जो केस है डाउरी का या दहेज का हम कह सकते हैं, उसको देखते हैं। ये है कि महेंद्रगढ़ का जो केस है दोस्तों, वो बिफोर मैरिज का है, यानी शादी से पहले लड़के की साइड से डिमांड आती है कि भाई हमें एसयूवी गाड़ी चाहिए, क्रेटा, शादी से पहले, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे या बारात नहीं लेके आएंगे। ठीक है, बहुत मतलब एक फ़नी सा मोमेंट हो जाता है कि मतलब कोई अगला बंदा डिमांड कर रहा है आपसे कि भाई हमें दो। भाई मतलब थोड़ा सोच के अजीब सा लगता है। आज के दिन भी लोग दहेज मांगते हैं या दहेज लेते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ समाज में ऐसे केसेस, तो मुझे सोचकर थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे आप किसी से डिमांड कर सकते हैं डाउरी की। बेटियां या बहनें हमारी कोई वस्तु नहीं है जिसको आप दहेज में दे रहे हैं अगले को। मैं दहेज प्रथा यानी डाउरी के सख्त खिलाफ हूँ। मैं कतई इसको प्रमोट नहीं करता हूँ। तो ये कुछ केसेस हमारे सामने आए थे, इसको हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। महेंद्रगढ़ केस, बिफोर मैरिज डिमांडेड एसयूवी क्रेटा। जींद केस, आफ्टर मैरिज ऑल्सो डिमांडेड एसयूवी क्रेटा। दोनों का रेलिवेंस हो गया एसयूवी क्रेटा। उनको भाई क्रेटा ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने क्रेटा डिमांड कर ली। और किससे मांग ली? अपनी बहुरिया से। ठीक है, तो एसयूवी क्रेटा कोई छोटी गाड़ी नहीं है दोस्तों। इसका प्राइस है अराउंड 14 to 15 लाख। हमारे जो प्यारे भाइयों ने डिमांड रखी है एसयूवी क्रेटा की, जिसकी कॉस्ट अराउंड 14 to 15 लाख है मार्केट में, तो ये लोग इससे लड़की की साइड से डिमांड कर रहे हैं, जो कि एक कानूनी अपराध भी है। अगर आप डायरेक्टली डिमांड करते हैं दहेज की, दहेज मांगना या देना या लेना सब कानूनी अपराध है अकॉर्डिंग टू डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। जैसे कि हमने देखा कि कुछ केसेस हमने डिस्कस किए, उसके रिगार्डिंग जो हमारा दहेज अधिनियम है वो पूरे देश में लागू होता है। यानी हमारा जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो ऑल ओवर द इंडिया वैलिड है, पूरे देश में लागू रहता है, हर स्टेट में देश की। तो अब देखते हैं डाउरी की डेफिनेशन, यानी दहेज की। दहेज आप किसे कहते हैं? कोई भी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और टेकन, यानी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। वो प्रॉपर्टी आपका कोई घर हो सकता है, कोई फ्लैट हो सकता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कोई बॉन्ड्स आप दे सकते हो किसी को, अपने बच्चे को या अपनी लड़की को या अपने दामाद को। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हो, या कोई बॉन्ड्स किसी टाइप के, या मॉनेटरी वैल्यू कैश में या बैंक में वाया चेक। तो उस चीज़ को ये डाउरी हम कहते हैं। और वो किसको कहते हैं? कोई भी गिवन, टेकन और एग्रीड, यानी कोई भी जो दहेज लेता है, लेने वाला या देने वाला या डिमांड करने वाला, तीनों के लिए यहाँ पर सज़ा है हमारे इस कानून के तहत। वो सज़ाएँ हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। गिवन, टेकन और एग्रीड, यानी आप दे रहे हो या जिसने लिया है। गिवन यानी जो दे रहा है, टेकन यानी जो ले रहा है, और एग्री यानी अगर आपने कोई म्यूचुअल कंसेंट साइन कर लिया है कि भाई
आपने उस अगली पार्टी की बात मान ली है कि हम ये दे देंगे आपको। दहेज की डेफिनेशन में वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक टर्म आया था, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्रिएटेड और ट्रांसफर्ड, यानी कि कोई भी आप एग्रीमेंट या कोई इस टाइप का मॉनेटरी वैल्यू जैसे चेक इस टाइप से क्रिएट करते हैं तो वो इस वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में काउंट हो जाता है। अब ये वैल्यूएबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि या तो कोई बिल वगैरह, जैसे आपने कुछ सामान खरीदा उसका बिल हो गया, या कोई चेक से पेमेंट किया वो ट्रांसफर्ड, वो भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में काउंट हो जाएगा। यानी जो आपके कोई भी आप शादी में दहेज दे रहे हैं अपनी बेटी को या अपने दामाद को, वो सब इसमें वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में काउंट होता है। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बिल, चेक के थ्रू पेमेंट, मॉनेटरी वैल्यू की कोई या कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, वो सब वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में काउंट होती है। ठीक है, ये हमारे आईपीसी सेक्शन में इसमें टर्म्स डिफाइंड है कि किस तरीके से पुलिस ऑपरेट करेगी इन केस कोई ऐसा केस अगर उनके पास आता है तो। फर्स्ट पार्टी हमारी जैसे कि ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, दूल्हा और दुल्हन। ये मान लो दुल्हन बोलते कि भाई मैं गाड़ी लेके आऊँगी अपने घर से और मेरे घर वाले मुझे ये प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं या इतने लाख कैश दे रहे हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। सेकंड केस, जो हमारा दूल्हा है वो बोलता है दुल्हन को कि आप भाई गाड़ी लेके आना, प्रॉपर्टी लेके आना, कि इतने लाख की प्रॉपर्टी कम से कम, इतने लाख की गाड़ी कम से कम और इतनी कैश वैल्यू। अगर वो डिमांड करता है इस तरीके से तो वो भी दहेज अधिनियम के तहत आ जाएगा। सेकंड पार्टी, दुल्हन के पेरेंट्स दूल्हे के पेरेंट्स को कुछ मॉनेटरी वैल्यू चेक के थ्रू या कैश या कोई गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अगर देते हैं तो वो भी दहेज के केस में आ जाता है। या दूल्हे के पेरेंट्स कुछ प्रॉपर्टी, कैश वैल्यू या कोई व्हीकल की डिमांड करते हैं या और कुछ, वो सब दहेज अधिनियम के तहत यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत दहेज माना जाएगा और वो सब वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में काउंट होता है। ठीक है, ये था इस टर्म का वैल्यूएबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। होप आपको समझ आई होगी। जो इस जलील हरकत को करते हैं, आइए देखते हैं उनके लिए क्या सजा का प्रावधान हमारे इस कानून में है। फर्स्ट केस, इसमें हम 2 केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस डिस्कस करेंगे इसके बाद। गिव्स का मतलब यानी कोई दहेज देता है, टेक्स यानी कोई दहेज लेता है, या एग्री, थर्ड केस कोई एग्री या प्रमोट करता है, यानी किसी बात को, कोई एग्रीमेंट को मानता है कि भाई हम फ्यूचर में दे देंगे आपको गाड़ी, या उसको प्रमोट, दहेज प्रथा को प्रमोट करता है कि भाई दहेज को बढ़ावा देता है कि भाई दहेज लेना चाहिए, या कुछ इस टाइप का दहेज को प्रमोट करने वाला, या कोई एग्रीमेंट मानने वाला कि भाई हम फ्यूचर में आपको ये प्रॉपर्टी दे देंगे या ये गाड़ी दे देंगे, अभी आप हमारी बेटी या बेटे से शादी कर लो। तो इस टाइप का उनके लिए कुछ सजा का प्रावधान है। तो इन 3 केसेस में कुछ फर्स्ट केस के 3 सब पार्ट्स में कुछ जो मैंने बताया, गिव्स, टेक्स और प्रमोट और एग्री के केस में कुछ इनको सजा का प्रावधान है इस कानून के तहत, वो है 5 इयर्स। तो इसमें उनके लिए सजा का प्रावधान है जैसे कि कम से कम 5 साल की सजा प्लस 15,000 रुपये का जुर्माना, या जो दहेज में कोई भी महंगी से महंगी वस्तु ली है, कोई 1 लाख की वस्तु है या 2 करोड़ की है या 1 करोड़ की है, डिपेंड करता है कितने का दहेज दिया है या लिया है, उसमें जो सबसे महंगी वस्तु होगी उतना फाइन भी लग सकता है उसको। ठीक है, जिसने दहेज लिया है या दिया है। जो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया उसमें एक एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्शन केस कोई स्पेशल केस होता है। में एक्सेप्शन केस में ये होगा कि जज को अगर लगता है कि भाई इतना दहेज डिमांड नहीं करा है, तो उस केस में जज उसको 5 साल से कम की सज़ा भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है जज के ऊपर कि अगर उसको लगता है कि भाई सज़ा कम होनी चाहिए इसमें, तो जज सज़ा कम भी कर सकता है। सेकंड केस जो है डिमांड का केस है दहेज की, यानी वो डिमांड किसी की साइड से भी हो सकती है, दूल्हे की साइड से भी हो सकती है, दुल्हन की साइड से भी हो सकती है
कि भाई या तो आप हमारी बेटी से शादी करोगे तो आपको हमारे को इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। या दूल्हे वाले कह सकते हैं कि भाई, या दूल्हा कह सकता है कि भाई हमें ये गाड़ी चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतनी मॉनेटरी वैल्यू चाहिए या इतना कैश पेमेंट चाहिए हमें, तब हम आपकी बेटी से शादी करेंगे। इस केस में तो ये डायरेक्टली डिमांड हो गया। अब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो टर्म्स यहाँ पे आई हैं। डायरेक्टली मतलब आप जो दूल्हा है दुल्हन को बोले कि भाई मुझे डायरेक्टली इतना पैसा चाहिए, ये गाड़ी चाहिए और ये इतना फ्लैट या प्रॉपर्टी कोई चाहिए, ये हो गया डायरेक्टली। या दूल्हे के पेरेंट्स दुल्हन के पेरेंट्स को बोलें कि आप हमें इतना कैश दीजिए, ये गाड़ी दीजिए या ये प्रॉपर्टी या इतनी प्रॉपर्टी दीजिए। ओके, तो ये तो हो गया डायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब यानी कि कोई दुल्हन के कोई अंकल आंटी हैं और दूल्हे के कोई अंकल आंटी है, वो इनडायरेक्ट वे में उनको बोल रहे हैं कि भाई लड़के वालों को तो इतना दहेज चाहिए या लड़की वालों को इतना दहेज चाहिए, तब वो बेटी की शादी करेंगे लड़के के साथ। तो इस टाइप की सिचुएशन में ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड डिफाइन करते हैं यहाँ पे डिमांड ऑफ डावरी यानी दहेज। अब बात करते हैं ऐसे केस में जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिमांड किया गया है दहेज, तो उसमें सजा का प्रावधान हमारे इस कानून में क्या है, यानी पनिशमेंट का क्या प्रावधान है। लेट्स सी। कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दहेज डिमांड करता है तो उसको 6 महीने की सजा है हमारे इस कानून के तहत। अब वो डिपेंड करता है कि मतलब जज के ऊपर कि वो जो 6 महीने की सजा उसको मिली है दहेज मांगने पे या डाउरी डिमांड करने पे, तो वो 2 साल तक बढ़ भी सकती है। यानी जो जज है उसको 2 साल 6 महीने की पनिशमेंट को 2 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकता है और प्लस उस पर फाइन भी लगा सकता है 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपीज़ का उसमें फ़ाइन भी लगा सकता है। अब वो डिपेंड करता है जज पे। ओके, अब बात करते हैं, इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है, ऐसे ही जैसे फर्स्ट केस में एक्सेप्शन केस था। इसमें अगर जज को लगता है कि भाई इतना संगीन जुर्म नहीं है कि इतना कुछ ज़्यादा डाउरी डिमांड नहीं किया डायरेक्टली, या कोई उन्होंने 20-30 हज़ार की डिमांड कर दी एक्स्ट्रा, तो वो हल्की दहेज की डिमांड मानी जाती है। 10-20 हज़ार की डिमांड एक्स्ट्रा करी उन्होंने तो वो दहेज तो माना जाएगा लेकिन हल्का दहेज माना जाएगा। तो उस केस में अगर जज को लगता है कि भाई दहेज कम मांगा है या कुछ इस टाइप का केस है, तो उसमें जज अपनी मर्जी से उनको कम सज़ा 6 महीने से कम सज़ा भी दे सकता है। तो जज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट केस में 5 साल से कम की सज़ा भी कर सकता है जज। सेकंड केस के एक्सेप्शन केस में जज 6 महीने से कम की सज़ा भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि जज को अगर लगता है। ये कुछ टर्म आई हमारे पास, डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। इनको क्या होते हैं और कौन अपॉइंट करता है? डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स वो होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को। अब वो कितने भी अपॉइंट कर सकती है किसी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में। वो डिस्ट्रिक्ट में 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, पूरी स्टेट में 100 भी बंदे भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है स्टेट पे कि वो कितने डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स प्रमोट करती है या अपॉइंट करती है। ओके, अब बात करते हैं कि डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स लगाए क्यों जाते हैं, मतलब इनको पोस्ट दी क्यों जाती है, किस काम के लिए? टू प्रिवेंट, यानी दहेज प्रथा को रोकने के लिए ये इनको डावरी ऑफिसर्स को बिठाया जाता है पोस्ट पर। इनका काम होता है डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का दहेज का लेन देन या उसके प्रमोशन को रोकना। ओके, या सेकंड पॉइंट, टू कलेक्ट एविडेंस, मतलब अगर कहीं दहेज का लेन देन किसी शादी ब्याह में हो रहा है तो उसमें उसको रोकना, और जो लेन देन कर रहा है या ले रहा है या दे रहा है उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करके केस फाइल करवाना, FIR रजिस्टर करवाना। ओके, अब थर्ड केस है, थर्ड पॉइंट इसी का। तीसरा रोल कि भाई
उनका और काम क्या होता है इन दो काम के, एक तो प्रिवेंशन के कि भाई दहेज प्रथा को रोकना, दूसरा एविडेंस कलेक्ट करना जो कर रहे हैं ये संगीन जुर्म, तीसरा कि भाई या तो जो एक्ट्स में और मतलब कानून या सब एक्ट्स जो इनको बता रखे हैं या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई और जॉब रोल दे रखा है इनको, वो कार्य इनको करना, इन दो कार्यों के अलावा वो कार्य यानी वो काम इनको करना। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गजट के द्वारा पुलिस ऑफिसर्स को ये पावर भी दे सकती है कि भाई आप ही डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं और आपको यानी दहेज प्रथा को रोकना है। तो होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आप दहेज प्रथा के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद आज के लिए।